हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर लीजिए या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस PDF कोड से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। IDEX इज़ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? IDEX किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस है डिफेंस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। Which constituency is represented by the newly elected Chief Minister of Karnataka, सिद्धारमैया? कर्नाटक के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको जानना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है कि सिद्धारमैया, जो कि 9 टाइम MLA हैं, 9वीं बार MLA बने हैं, ये 24वें चीफ मिनिस्टर होंगे कर्नाटक के। और DK शिव कुमार, जो कि 8 टाइम MLA हैं कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। आपको जाना चाहिए 10 मई को जो इलेक्शंस हुए कर्नाटक में 224 असेंबली सीट्स के लिए, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। 135 सीट्स कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, इसे 66 सीट्स मिली और जनता दल सेक्युलर को 19 सीट्स मिली हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखने के लिए मिला 73.19% का। आपको जानना चाहिए, जो सिद्धारमैया है ये 22nd चीफ मिनिस्टर रहे कर्नाटक के 13 मई 2013 से 17 मई 2018 तक, और अब ये वरुणा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जानना चाहिए कि चेंगलाराया रेड्डी ये कांग्रेस से थे और ये कर्नाटक के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। अक्टूबर 25, 1947 से मार्च 30, 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है चीफ मिनिस्टर के तौर पर। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, May 18। आपको जाना चाहिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये 18 मई को हर साल मनाया जाता है, 1970 से ही मनाते आ रहे हैं। तो इस बार 47वां इंटरनेशनल म्यूजियम डे रहा है और इसका थीम रहा म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 को इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मास्कोट, ग्राफिक नोवेल अ डे एट द म्यूजियम, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन म्यूजियम्स, पॉकेट मैप ऑफ कर्तव्य पथ और म्यूजियम कार्ड्स को भी लॉन्च किया। जो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मास्कोट है, ये एक डांसिंग गर्ल है जो कि वुड से बनी है, चेन्नपट्टनम आर्ट स्टाइल में। इसी मौके पर हम ये भी देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से फेमस म्यूजियम हैं। देखिए, शुरुआत की जो 2 म्यूजियम है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू दिल्ली में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी न्यू दिल्ली में है, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली, डॉक्टर बाऊदाजी लाल म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में है, इंडियन म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय
ये मुंबई महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन विच हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। शांति निकेतन जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल। आपको जानना चाहिए कि शांति निकेतन के लिए जो है पिछले एक दशक से एक कैंपेन चल रहा था। लोगों की डिमांड थी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया जाए। तो अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी है, इसने रिकमेंड किया है कि जो शांति निकेतन है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो अवार्ड ऑफ पीस जिसे बोलते हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए। ऐसा इसने रिकमेंडेशन भेजा है। आपको बता दें, शांति निकेतन को नॉमिनेट किया गया है एज द ओनली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जहाँ पर ओपन एयर क्लासेस चलती हैं, यानी कि अभी भी ट्री के अंडर क्लासेस चलती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नोडल अथॉरिटी है भारत की ओर से इस तरह के नॉमिनेशंस को भेजने के लिए यूनेस्को तक। आपको जानना चाहिए शांति निकेतन जैसे जो एक यूनिवर्सिटी टाउन है अब, और कोलकाता के नॉर्थ में है, इसको ओरिजिनली आश्रम के तौर पर बिल्ड किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि रविन्द्रनाथ जी के फादर रहे हैं। और ये एक मेडिटेटिंग एक पॉइंट हुआ करता था कि कोई भी कास्ट क्रीड कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर जो है अपना ध्यान लगा सकता था। विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन लीगल रिकॉग्निशन टू यूथनेशिया। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, पोर्चुगल या पुर्तगाल। देखिए, पुर्तगाल में कई टाइम से एक डिमांड चल रही थी कि यूथनेशिया को लीगलाइज किया जाए ऐसे लोगों के लिए जो काफ़ी दर्द पीड़ा में हैं, ऐसी डिजीज़ से गुजर रहे हैं जिसका इलाज संभव नहीं है। तो अब पुर्तगाल में ये लॉ पास कर दिया गया है और यूथनेशिया को लीगल बना दिया गया है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये लीगल है, उन्हीं को पुर्तगाल ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो यूथनेशिया क्या है? इंटेंशनली लाइफ को एंड करना, ताकि जो पेन आप सह रहे हैं, जो सफ़र आप कर रहे हैं, उससे मुक्ति मिल सके, तो उसको बोलते हैं यूथनेशिया। इसके तहत, इस प्रोविज़न के तहत जो पुर्तगाल के ने पास किया है लॉ, जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो अलाउ रहेंगे कि वो यूथनेशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि वो किसी इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं जो इनक्योरेबल है। देखिए, यूथनेशिया जो है फुली लीगल है 3 यूरोपियन कंट्रीज़ में, बेल्जियम में, लग्जमबर्ग में और नीदरलैंड्स में। और असिस्टेड डेथ या फिर पैसिव यूथनेशिया तो और भी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में अवेलेबल है। लेकिन जो एक्टिव यूथनेशिया है 3 यूरोपियन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, अगर हम यूरोप की बात करें। एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया में अंतर होता है। एक्टिव का मतलब होता है आपको कुछ ड्रग्स देकर, कोई इंजेक्शन देकर आपकी लाइफ जो है ख़त्म की जा रही है आपकी रिक्वेस्ट पर। और पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि आपको वो सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। यदि आपको आईसीयू की ज़रूरत है, आईसीयू में रखा जा रहा है, या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। पुर्तगाल की बात करें, कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा है। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद एयरपोर्ट। आपको जानना चाहिए, हैदराबाद एयरपोर्ट यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड में मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है। मार्च के महीने में इसका जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रहा, ये 90.43% रहा है। ऐसा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है एविएशन एनालिटिकल फर्म स्वीरियम के द्वारा, तो उन्होंने ऐसी बात कही है। और ये इकलौता एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में जिसने 90% पंक्चुअलिटी मार्क को क्रॉस किया है। साइंटिस्ट from which country have developed a new cathode material that can produce high performance, cost effective, environment friendly sodium ion batteries as next generation energy storage systems। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कैथोड सामग्री विकसित की है जो अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के रूप में उच्च प्रदर्शन, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल सोडियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सकती है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, इंडियन साइंटिस्ट ने एक नया कैथोड मटेरियल डेवलप किया है जो कि हाई परफॉर्मेंस, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोडियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस कर सकता है और एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
को बिल्ड कर सकता है। फिलहाल भारत में आप सभी जानते हैं 2 तरह के एनर्जी स्टोरेज यूज़ किए जाते हैं, लिथियम आयन बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज। अब जो ये सोडियम आयन बैटरीज, इनका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग में 45% लेस कंट्रीब्यूट करती है अगर हम कंपेयर करें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज से। साथ ही कैपेसिटी रिटेनिंग में भी इनका पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, मॉइस्चर रेजिस्टिंग में इनका पॉजिटिव रिजल्ट रहता है और वोल्टेज फेड भी इनमें काफ़ी लिटिल होता है। वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली टेस्ट द सेमी क्रायोजेनिक इंजन? इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। देखिए जो महेंद्रगिरी है ना, ये उड़ीसा में भी है महेंद्रगिरी हिल और तमिलनाडु में भी है, तो हमारा आंसर यहाँ पर तमिलनाडु है। देखिए महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी इसरो ने हाल ही में विकसित की है। तो इसी टेस्ट फैसिलिटी में इसरो ने 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया है। ठीक है, इस नई फैसिलिटी पे पहली बार टेस्ट किया गया है। तो ये जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है इसरो का, इसी ने इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन जिसका 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, इसको डेवलप किया है और डिज़ाइन किया है। तो जो भी हमारे आने वाले जो फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स हैं उनमें जो बूस्टर स्टेज है उसको ये पावर प्रोवाइड करता है और लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन पर ये वर्क करता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ₹5 काउ सेस पर लिक्वर बोतल? किस राज्य सरकार ने प्रति शराब की बोतल पर 5 रुपये का गाय उपकर लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा है। आपको जानना चाहिए हरियाणा स्टेट कैबिनेट ने ₹5 काउ सेस पर लिक्वर बोतल लगाया है अपने नई एक्साइज पॉलिसी के तहत। यानी कि एक अगर आप लिक्वर बोतल लेते हैं तो उससे 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे सेस के तौर पर। जो भी इससे रेवेन्यू प्राप्त होगा सरकार को, उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनिमल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा और कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिनमें कि काउस के लिए शेल्टर भी बनाए जाएंगे। इस फंड को यूटिलाइज़ किया जाएगा हरियाणा गौ सेवा आयोग के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड है। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया है चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ये एक जॉइंट एफर्ट है संपर्क फाउंडेशन और स्टेट गवर्नमेंट का, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी का वहाँ तक मॉडर्न एजुकेशन पहुँचाई जा सके और चंपावत को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सके उत्तराखंड का। Which state has become the first state in the country to have a drone surveillance system in all police districts in the state? कौन सा राज्य के सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी केरल है। सो केरल फर्स्ट स्टेट बन गया है देश में जहां पर ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने ये ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में और ड्रोन पायलट लाइसेंस भी प्रोवाइड कराए हैं जो स्पेशली ट्रेंड ड्रोन पायलट्स हैं उनको। विच स्टेट एक्सपेंडेड द जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल इन ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 9 to 23 डिस्ट्रिक्ट्स? किस राज्य ने आदिवासी क्षेत्रों में विशेष विकास परिषद के अधिकार क्षेत्र का विस्तार 9 से 23 जिलों तक किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा है। देखिए नवीन पटनायक गवर्नमेंट यानी कि उड़ीसा की सरकार ने जो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल है इसका जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सपेंड कर दिया है। पहले 9 डिस्ट्रिक्ट तक था, अब 23 डिस्ट्रिक्ट तक कर दिया है। तो यानी कि 84 लाख इंडिजिनियस पीपल तक अपनी पहुंच इन्होंने बढ़ाई है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। राज्य में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं और स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 22.8% ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल एक यूनिक इनिशिएटिव है उड़ीसा गवर्नमेंट का, जिसके तहत जो 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इस स्टेट में उनके जो कल्चर और हेरिटेज है उसको प्रमोट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। STG की स्थापना 2017 में की गई थी। तो इनिशियली 9 ट्राइबल डोमिनेट डिस्ट्रिक्ट्स में को इसमें कवर किया गया था। आपको बता दें जो STG है स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा करते हैं और अलग डिपार्टमेंट, एजेंसी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी इसमें मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। विच स्टेट हैंडेड ओवर 2 लाख एकड़्स ऑफ ब्रिटिश एरा डॉटेड लैंड टू स्टेट फार्मर्स? किस राज्य ने राज्य के किसानों को 2 लाख एकड़ ब्रिटिश काल की डॉटेड भूमि सौंपी है?
ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में 2 लाख एकड़ से ज़्यादा की लैंड, जो कि ब्रिटिश एरा के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कैटेगरी में आती है ना, डोटेड लैंड्स इसको कहते हैं, इसकी जो राइट्स हैं वो फार्मर्स को दे दिए हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा फार्मर्स जो क्लेम करते थे कि हमारी लैंड है, उनको इसके राइट्स दे दिए हैं। डोटेड लैंड्स क्या होती है ना, ये डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं जिसकी कोई क्लियर ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। जिसके लिए कोई लैंड है उसका कोई क्लियर ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है कि इसका ओनर कौन है। किसान भी कह रहे हैं कि हम ओनर हैं, कोई और एजेंसी कह रही है हम ओनर हैं, या सरकार कह रही है कि ये सरकारी ज़मीन है। ठीक है, तो इस तरह की ज़मीन को कहते हैं डोटेड लैंड। एक्चुअली पहले क्या होता था, ब्रिटिश काल में जैसे किसी को काम दे दिया कि आप देखिए प्राइवेट लैंड कौन सी है, सरकारी लैंड कौन सी है, तो कभी कभी ऐसा होता था क्लियर ओनरशिप नहीं मिल पाती थी कि किसका है, तो उस ज़मीन के आगे डॉट लगा देते थे, है ना, तो उसको बोलते हैं डोटेड लैंड। तो इस तरह की लैंड को जो है अब ओनरशिप दे दी गई है फार्मर्स को। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने टोल फ्री ग्रीवेंस रिड्रेसल हेल्पलाइन नंबर 1902 भी लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ जगन्नकू चेबुदम प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक सोशल वेलफेयर इस प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। निम्नलिखित में से किसने भारत पे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी मास्टर कार्ड है। देखिए अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मास्टर कार्ड, जिसके सीईओ माइकल मिडबैच हैं, इन्होंने हाल ही में भारत पे को रिप्लेस किया है एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी जो है यूजुअली 3 साल की स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप करती है भारत पे के साथ। 7 जून 2021 में की थी और ये अब एंड हो जाएगी 2023 में। वट वॉज द परसेंटेज डिक्लाइन इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन अप्रैल 2023? अप्रैल 2023 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है 12.7%। देखिए भारत की ओर से जो गुड्स यानी कि जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। यदि हम ईयर टू ईयर देखें, ईयर ऑन ईयर देखें, तो कितनी गिरावट मिली है? 12.7% की। और अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, जो कि इस फिस्कल ईयर 24 का पहला मंथ है। और कितनी वैल्यू रही एक्सपोर्ट की? $34.66। अच्छा, हमारी ट्रेड डिफिसिट, इसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। 20 मंथ की लो पर आ गई है हमारी ट्रेड डिफिसिट। ये $15.2 बिलियन रही है अप्रैल में, जबकि एक साल पहले ये $18.36 बिलियन थी। अच्छा, ये चौथा मंथ है जब गुड्स इंपोर्ट में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, और थर्ड कंसेक्यूटिव फॉल है मंथली एक्सपोर्ट्स में, यानी कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें लगातार तीसरे महीने गिरावट देखने की मिली है, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ये चौथा मंथ है जब डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। ट्रेड डिफिसिट हमारी कम हुई है, इसका मतलब हमने इंपोर्ट कम किया है, आयात कम किया है। ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट जो अप्रैल में थी वो 21 मंथ लो रही, $1.38 बिलियन। ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट यानी गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर। Which sectors contributed to the poor performance of India's industrial production growth in March? मार्च में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के प्रतिकूल प्रदर्शन में किन क्षेत्रों का योगदान रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है ये 5 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। मार्च के महीने में 1.1% ये रहा है। फरवरी 2023 में 5.8% था। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस रही है पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसी तरह से पूछे जाते हैं, इस तरह के जो डेटा होता है उसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किन सेक्टर की वजह से ऐसा देखने के लिए मिला है। प्रीवियस लोवेस्ट जो ग्रोथ थी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अक्टूबर 2022 में देखने के लिए मिली, जब 4.1% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की टर्म में मेज़र की जाती है, ये मार्च 2022 में 2.2% थी। आपको बता दें IIP डेटा जो कि रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, इसमें कहा गया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आउटपुट ग्रोथ है ये 0.5% रही है मार्च 2023 में, जबकि ये 1.4% थी एक साल पहले। पावर जनरेशन में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, 1.6% रही मार्च के महीने में, जबकि एक साल पहले 6.1% ग्रोथ थी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस? निम्नलिखित में किस राज्य में ODF प्लस गाँव का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना है।
आपको जानना चाहिए अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इनिशिएटिव, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इनिशिएटिव है, इसके तहत 50% ऑफ द टोटल विलेजेस इंडिया हैव एक्वायर्ड द ODF प्लस स्टेटस अंडर फेज 2 ऑफ द मिशन। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो फेज 2 है, इसके तहत 50% ऑफ द टोटल विलेज ODF प्लस बन गए हैं। तो ODF प्लस विलेज मतलब ऐसे विलेज जो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस जिन्होंने अपना कायम रखा है, साथ ही सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। यानी कि आपको एक बार ODF स्टेटस दे दिया कि आप ओपन डिफिकेशन फ्री है ना, खुले में शौच नहीं होती है, उसको आप सस्टेन भी तो करके रखिए, है ना, और जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट कीजिए, तो उसको बोलते हैं ODF प्लस। अब तक टिल डेट 2.96 लाख विलेजेस ODF प्लस डिक्लेयर हो चुके हैं। आपको बता दें अगर हम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ODF प्लस विलेजेस की बात करें तो उसमें तेलंगाना है 100%, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अगर हम स्मॉल स्टेट्स में बात करें हाईएस्ट कौन है तो गोवा, सिक्किम, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। ठीक है, इन सब में 100% ODF प्लस मॉडल विलेजेस हैं। आपको जानना चाहिए 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को इंट्रोड्यूस किया था। इस मिशन का मकसद था जो भी विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में, ये सभी ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएं, है ना, और इसके लिए 100 मिलियन टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं रूरल पार्ट में 2 अक्टूबर 2019 तक। विच पोर्ट हैज़ बैक्ड सागर श्रेष्ठ अवार्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है कोचीन पोर्ट। देखिए, कोचीन पोर्ट को सागर श्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। किस लिए? फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग ऑल इंडियन पोर्ट्स, फॉर बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नॉन कंटेनर पोर्ट कैटेगरी ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन M बिना कोई अवार्ड दिया है। अच्छा, अगर हम ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है इसकी साइट पर जाएं, वेबसाइट पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने लिखा हुआ है 12 मेजर पोर्ट हैं भारत में और 217 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, है ना। लेकिन अगर आप और साइट्स पर देखेंगे, कभी कभी PIB में भी आप देखेंगे तो 13 मेजर पोर्ट्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में कितने मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो वैसे तो 13 हैं पर इनकी साइट पर 12 लिखे हुए हैं, तो हम यही मानकर चलेंगे, सरकार को अच्छे से बताइए कि 12 मेजर पोर्ट हैं तो 12 ही हम मानकर चलेंगे। ठीक है, और एक्चुअली कई बार PIB में आता है कि 13 मेजर पोर्ट हैं, पर यहाँ पर अगर आप साइट में देखें तो 12 मेजर पोर्ट लिखे हुए हैं। अच्छा, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं, जबकि जो नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं ये रेस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट हैं, इनके नाम भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वेयर इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? नासिक, महाराष्ट्र। इंडियन शॉट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर इज फ्रॉम विच स्टेट? पंजाब। इन विच स्टेट और यूटी इज द किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर। विच पार्टी क्लिंच्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश, स्वीपिंग ऑल 17 मेयर सीट्स इन द स्टेट? आंसर इज BJP। चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हंसराज इनोग्रेटेड खेलो भारत खेलो भाग्यनगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन विच सिटी? आंसर इज हैदराबाद। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल अच्छे से किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और आप पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाइए। तो हम UPPCS एग्जाम में पूछे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख रहे थे और इसी सीरीज में 2 क्वेश्चन और देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक स्पेयर? तो ये जो बुक है स्पेयर नाम की, किसने लिखी है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रिंस हैरी। कराया हुआ क्वेश्चन है, जनवरी की PDF में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू? तो ये जो सॉन्ग है ये इसको कंपोज किसने किया है? सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यही पूछा था मैंने भी आपको, जब बताया था कि कंपोजर का नाम बताइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो देख के ही पता चल जाते हैं कि हाँ इसी तरह का पूछा जाता है, कुछ न्यूज़ देख कर ही पता चल जाती है। जब ये आया तो सबसे पहले माइंड में यही आया कि इसका कंपोजर ही पूछा जाएगा, क्योंकि सॉन्ग तो सबको पता चल गया है ना, लेकिन सॉन्ग के पीछे किसका हाथ है ये जो है पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आप PDF में भी देख लीजिएगा, सेम जो है मैंने आपसे क्वेश्चन यही बनाकर पूछा था और इसका आंसर है MM कीरवानी। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन
whose autobiography My Life as a Comrade has been recently released. Real-time gross settlement is available 24 hours, 7 days a week, 365 days a year with effect from which date? कब से लागू हुआ था RTGS कि पूरे साल 7 दिन 24 घंटे अवेलेबल रहेगा? In which city was a 125 feet tall statue of B.R. Ambedkar, the largest in the country, recently unveiled? Which country has the highest number of maternal deaths followed by India, according to a recent United Nations report? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।